हेलो एवरीवन। आज का मेरा एक टॉपिक जो मैंने चूज़ किया है वो है कुंडली मैच मेकिंग। और इस टॉपिक के ऊपर अगर आप देखें तो पूरे इंडिया में अलग अलग तरीके की ओपिनियंस हैं। कई लोग इसको मानते हैं, कई लोग इसको मैंडेटरी मानते हैं। और ज़्यादातर अरेंज मैरिजेस में मोस्टली पहले कुंडली मिलाने का एक हमारे यहाँ एक रिवाज कह सकते हैं वो है। और वहीं कुछ लव मैरिजेस में भी पेरेंट्स ये कहते हैं कि नहीं, कुंडली तो ज़रूर मिलाइए। सो आज मैं इसी से रिलेटेड कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, वो कुछ क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि कुंडली मिलान जो होता है, जिसमें आपने सुना होगा कि 36 गुण मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। ये 36 गुण आखिर होते क्या हैं और ये किस बेसिस पे होते हैं। अगर मैं इसको सिंपल तरीके से समझाऊँ तो जो ये 36 गुण होते हैं, ये बेसिकली 8 डिफरेंट कैटेगरीज़ में इनकी अलग अलग स्कोरिंग होती है। जैसे जो 8 कैटेगरीज़ हैं, वर्ण होता है जिसमें वर्ण चेक किया जाता है, वस्या जिसमें ये चेक किया जाता है कि इनकी मेंटल कंपैटिबिलिटी किस तरीके की है। फिर एक तारा सिस्टम होता है जिसमें देखा जाता है कि उनका जो बर्थ का नक्षत्र है उसमें और दूसरे जो पार्टनर है उसके बर्थ के नक्षत्र में किस तरीके की कंपैटिबिलिटी है और वो अपने से कितना दूर बैठे हैं। फिर एक योनि होता है जिसमें ये चेक किया जाता है कि ये मनुष्य योनि का था या ये किसी हाथी योनि का था, ये किसी 4 पाँव में चलने वाले किसी जंतु की योनि का था। तो जैसे हमें योनि पता ही होती है, कोई सर्प योनि का होता है, कोई किसी योनि का होता है। तो इस तरीके से उन एनिमल की कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे इनकी कंपैटिबिलिटी देखी जाती है। फिर गण देखा जाता है। गण कौन सा है? राक्षस गण है, मनुष्य गण है। मनुष्य गण और राक्षस गण आपको पता ही है साथ में कंपैटिबल नहीं होते। इस तरीके की एक कैटेगरी ये भी इसमें देखी जाती है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग कैटेगरी होती है जो कि होती है भकूट। भकूट में देखा जाता है कि इनका चंद्रमा और दूसरे पार्टनर का चंद्रमा एक दूसरे से कितनी दूरी में बैठे हैं। तो जैसे अगर किसी का चंद्रमा मेष में बैठा है, उनकी मेष राशि है, एरीज राशि है, और अगर सामने से कोई कुंडली आती है जो कन्या राशि है, ये 6-8 का जो एक्सेस बन जाता है कुंडली में, इसको अच्छा नहीं माना जाता। सेम राशि होता है उसको ठीक मान लिया जाता है, 3-11 में होता है उसे भी ठीक मान लिया जाता है। तो इस तरीके से एक और जो ये है, ये भकूट जो है, ये भी एक कैटेगरी है जिसके बेसिस पे देखा जाता है। फिर एंड में एक सबसे इम्पॉर्टेंट कैटेगरी जो है उसको नाड़ी कहा जाता है। जैसे आपने कभी सुना भी होगा कि कुंडली मिला रहे थे बट नाड़ी दोष निकला। नाड़ी दोष कुछ नहीं है, बेसिकली ये एक हेरिडिटरी या आप किस लीनेज से निकल कर आ रहे हैं और आपकी बॉडी में किस एलिमेंट का डोमिनेंस ज़्यादा है उसको देखा जाता है। तो जैसे हमारे आयुर्वेद में भी 3 प्रवृत्तियाँ बताई गई हैं, वात, पित्त और कफ, यानी एयर और फायर एंड फ्लेम। जो तीसरी चीज़ होती है, इसे वात, पित्त और कफ कहा जाता है। इसमें 3 नाड़ी होती हैं जिसमें एक होती है आदि नाड़ी, एक होती है मध्या और एक होती है अंत्या। तो ये 3 जो होते हैं ये वात, पित्त और कफ इनको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें एक सिंपल सा रूल है, अगर आप सेम नाड़ी के होते हो, अगर दोनों मध्य नाड़ी के हैं तो वो साथ में कंपैटिबल नहीं होते, दोनों अंत्य नाड़ी के हैं तो तब भी नाड़ी दोष लगता है। ये थोड़ा सा मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि आखिर किस तरीके से 36 गुणों का मिलान होता है। तो ऐसे जो वर्ण हैं, सबसे पहले वो देखा जाता है कि ब्राह्मण वर्ण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, ये इस तरीके से देखा जाता है। इसका 1 पॉइंट होता है, वैश्य के 2 पॉइंट होते हैं, तारा के 3 पॉइंट होते हैं, योनि गुण जो होता है उसके 4 पॉइंट होते हैं, ग्रह मैत्री जो होती है, तारा बल या तारा कंपैटिबिलिटी जो हम देखते हैं, उसके 5 होते हैं, गण कितना है उसके 6 पॉइंट होते हैं, भकूट जो होता है वो 7 पॉइंट का होता है, और आपका जो नाड़ी होता है वो सबसे ज़्यादा पॉइंट रखता है, 8। तो कुल मिला के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इनको जब हम आपस में प्लस करते हैं तो 36 जो है वो स्कोर आता है। इसी बेसिस पे 2 कुंडलियों के मिला के ये गुण निकाले जाते हैं। अब मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपके खुद के रिलेटिव या आपकी जान पहचान में कितने ऐसे लोग हैं जिनकी कुंडली मिलाई गई थी, जिनकी कुंडली मिली थी, जिनके पॉइंट्स 24 गुण मिलते थे, किसी के 28 गुण मिलते थे,
28 गुण से ऊपर थोड़ा रेयर हो जाता है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है इस तरह की कंपैटिबिलिटी का होना। बहुत अच्छे गुण मिलते थे, किसी के 30 गुण मिलते थे, किसी के 32 गुण भी मिलते थे। क्या उनके बीच में कभी डिवोर्स हुआ? क्या उनके बीच में कभी मतभेद हुआ या नहीं हुआ? क्या आप किसी ऐसे कपल को जानते हैं जिनके 32 गुण मिलते थे और वो डिवोर्स्ड हैं? तो कहीं न कहीं अगर आप सोचेंगे तो आपको पता लग जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। बेसिकली इतने गुण मिलने के बाद भी शादियाँ सही नहीं चलती हैं। डिवोर्स हो जाते हैं, कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ होते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। तो क्या सिर्फ़ ये 36 गुण मिलाने का जो हमारा एक इंडिया में हम इसको लेकर चलते हैं, क्या इसके रिज़ल्ट सही आते हैं? तो मैं ऐसा नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि 36 गुण को साइड में रखिए और 4-5 पैरामीटर्स हैं, उसके बेसिस में मैं कंपैटिबिलिटी देखता हूँ। और थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करूँगा तो शायद आपको भी ये थोड़ा प्रैक्टिकल लगे। जैसे सबसे पहले अगर मैं कोई कुंडली को मैच करता हूँ तो मैं सबसे पहले उनका नेचर को मैच करता हूँ। सबसे पहले आपको नेचर देखना होता है कि दो जो कुंडलियाँ आई हैं वो किस नेचर की हैं। अब अगर एक बहुत ही फ़ियर्स या बहुत ही गर्म या बहुत ही गुस्से वाली कुंडली हुई, तो क्या आप उसको किसी एक इमोशनल और एक बहुत ही नाज़ुक या सेंसिटिव लड़की की कुंडली के साथ मैच करेंगे? नहीं करेंगे, राइट? फिर उसी तरीके से अगर कोई बहुत ही ज़्यादा वर्कोहॉलिक है, जिसकी कुंडली में दिखता है कि उसको काम के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, क्या ऐसे की आप शादी एक फैशनिस्टा या एक हाई एम्बिशन वाली लड़की के साथ शादी करेंगे? आप नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी आपस में नहीं बनेगी। उसके अपने एम्बिशंस होंगे और वो अपना बिज़ी होगा, राइट? सो बेसिकली जो 36 गुण हैं उन्हें साइड में रखिए। आप सबसे पहले 2 कुंडलियों के बीच में, 2 इंडिविजुअल्स के बीच में सबसे पहले नेचर मैच करिए। इसके लिए न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छे से काम करती है और उसी के साथ-साथ कुछ एस्ट्रोलॉजी यानी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी जो मैं फ़ॉलो करता हूँ, उसके अंदर कुछ स्पेसिफ़िक कॉम्बिनेशंस होते हैं जिससे कि एक नेचर कंपैटिबिलिटी बहुत ईज़िली पता लग जाती है। दूसरी चीज़ आप जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है किसी भी एक मैरिड लाइफ़ के लिए, वो होता है फाइनेंशियल कैपेसिटी। उनकी फाइनेंशियल या मनी मेकिंग कैपेसिटी कितनी है, कितना वो आगे पैसा कमा सकते हैं, उस कुंडली में कितना फाइनेंशियल लिबरेशन या फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी आगे दिखती है। तो आज की डेट में अगर आप पहले कोई कुंडली मिलाते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं वो किस घर से है, क्या उसकी जॉब है, कितना कमाता है, राइट? बट जब ये 36 गुण मिलाते हैं, इसमें कहीं ये नहीं होता कि वो कितना प्रॉस्पर कर सकता है, वो आगे अपने करियर में कितना आगे जा सकता है या वो अपने बिज़नेस में कितना आगे कमा सकता है। तो आज की डेट में प्रैक्टिकल चीज़ जो है वो ये है कि सबसे पहले चेक करना ये ज़रूरी है कि क्या इनकी कुंडली में फाइनेंशियली आगे प्रॉस्पेरिटी या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस दिखती है। अगर कोई ऐसा आगे दशा दिखती है या आगे एक टाइम पीरियड दिखता है कि जहाँ पर फाइनेंशियली जो है कंडीशन बहुत ज़्यादा डिटीरियोरेट कर जाएगी, तो क्या दूसरा पार्टनर उसको सपोर्ट कर पाएगा? क्या दूसरा पार्टनर उस टाइम पर उसके साथ चल पाएगा? फाइनेंशियल एस्पेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये जो 36 गुण और ये सब जो चीज़ें बनाई गई थी, ये बहुत पहले कभी बनाई गई थी, जब फाइनेंशियल एस्पेक्ट और इस तरीके की चीज़ें शायद इतना मैटर नहीं करती थी। आज के ज़माने में मनी मेकिंग कैपेसिटी और अर्निंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सेकंड चीज़ जो मैं चेक करता हूँ वो यही करता हूँ, क्योंकि बड़ा प्रैक्टिकल है, बड़ा सिंपल सा इसका जवाब है। तीसरी चीज़ जो है वो एज, बेसिकली लॉन्जिविटी कितनी है। लॉन्जिविटी वैसे प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जीवन और मृत्यु जो है उसको प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये ज्योतिष के जो सिद्धांत हैं उनके थोड़ा सा खिलाफ है। ये सब चीज़ें उनके हाथ में होती हैं, बट फिर भी आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि दोनों की लॉन्जिविटी कितनी है। अगर आपके पास जैसे मेरे पास कोई चार्ट आता है तो मैं हमेशा ये देखता हूँ कि दोनों की लॉन्जिविटी कितनी है। अगर दोनों की लॉन्जिविटी ठीक ठाक दिखती है तो एक और ये पैरामीटर बन जाता है उस कुंडली को ओके करने का, उस कुंडली को आगे एक ग्रीन सिग्नल देने का। चौथी चीज़ क्या है? चौथी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आगे जो उनकी दशा भुक्ति अंतर, मतलब जैसे जो पीरियड्स आते हैं, जो प्लैनेट्स के एक्टिवेशन के पीरियड्स आते हैं, उनको देखना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कुंडली है, उसमें
बड़े अच्छे कॉम्बिनेशंस हैं, बहुत सारे अच्छे कॉम्बिनेशंस हैं मनी मेकिंग के, इन सब के। बट वो एक्टिवेट होने का पीरियड ही नहीं आ रहा है। वो हो सकता है 50 के बाद आए, या हो सकता है 55 के बाद आए। तो प्रैक्टिकली इस तरीके की शादी की कंपैटिबिलिटी में ये सब चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो लड़का है या लड़की है, उसकी आगे इस तरीके की दशा बहुत आगे है, या अगर उसकी इस टाइम पर हेल्थ से रिलेटेड कोई बुरी दशा चल रही है, तो वो उसी टाइम पे देखना ज़रूरी है। तो अगर आपने कुंडली मिलाई, बहुत अच्छे गुण मिल गए, लेकिन उसकी 8 साल की या 7 साल की जो दशा बीच में ऐसी आ गई, जो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, तो क्या वो शादी टिक पाएगी? क्या वो शादी में उस तरीके का एक एक मज़ा, या उस शादी में उस तरीके का एक एक्साइटमेंट रह पाएगा? अगर हस्बैंड ही 8 साल के लिए हेल्थ वाइज थोड़ा सा दिक्कत में आ जाता है, तो नहीं ना। सो इसलिए डीबीए यानी आपका दशा भुक्ति यंत्र जो है, उसका एनालिसिस करना भी बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, जो कि प्रोफेशनल कंपैटिबिलिटी होती है। जैसे आप देखेंगे, डॉक्टर डॉक्टर से ही शादी करता है, या लॉयर की लॉयर से ही शादी होती है। अगर फीमेल लॉयर होती है तो हमारे इंडिया में तो उस लड़की को अपने घर भी नहीं लेकर आते, क्योंकि सबको डर लगता है कि कहीं ये घर तोड़ ना दे। मतलब इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये एक सबसे बड़ा कंपैटिबिलिटी का एक और पैरामीटर बन जाता है कि क्या दो कुंडलियों के बीच में प्रोफेशनल कंपैटिबिलिटी है। अब मान लीजिए कोई एक कुंडली है जिसमें पैसा कमाने का तरीका ही 2 नंबर का लगता है, या जो लड़का है उसका पैसा कमाने का तरीका या बिज़नेस थोड़ा डूबियस है, कोई 2 नंबर का पैसा कमाता है, और वहीं उसके साथ जो लड़की है उसके चार्ट में सारे स्पिरिचुअल कॉम्बिनेशन है, तो क्या वो साथ में रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। सो इस तरीके के प्रोफेशनल कंपैटिबिलिटी को देखना, या दोनों के एक हॉबीज़ या इंटरेस्ट या अर्निंग जो तरीके हैं उनकी कंपैटिबिलिटी को देखना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये एक और एस्पेक्ट है जो मैं देखता हूँ, 36 गुण नहीं देखता हूँ मैं। उसके बाद एक लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक मैरिड लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, वो होता है कि चाइल्ड बेयरिंग, या आगे जो एक सुख होता है, संतान का सुख होता है, वो दोनों के चार्ट में दिखता है कि नहीं दिखता। मेजरली तो ये फीमेल के चार्ट से ही पता लगता है, बिकॉज चाइल्ड बेयरिंग कैपेसिटी जो होती है वो फीमेल की होती है। तो मेजरली ये भी देखना ज़रूरी होता है कि अगर चाइल्ड बेयरिंग कैपेसिटी है, तो क्या वो शादी के शुरू के 5-7 साल में एक्टिवेट हो रही है या नहीं हो रही है। अब अगर वो 10 साल या 15 साल बाद एक्टिवेट होगी, तो वैसे ही एक फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा। बहुत सारी इस तरीके की मैरिजेज़ होती हैं जहाँ पर चाइल्ड बेयरिंग जो चीज़ें होती हैं वो नहीं हो पाती, जिसके कारण बहुत सारे इश्यूज़ आ जाते हैं, फैमिलीज़ इन्वॉल्व हो जाती हैं, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। सो ये चीज़ें भी देखना बहुत ज़रूरी है कि अगर चाइल्ड बेयरिंग कैपेसिटी है और एक संतान सुख दिखता है, तो वो कब है, और वो है भी कि नहीं, वो प्रॉमिस्ड है भी या नहीं। और कुछ थोड़ी सी चीज़ें आजकल बेसिकली प्रैक्टिकली भी देखनी पड़ती हैं। सो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, अगर एक फ़ीमेल के चार्ट में 60-70% चांसेस भी होते हैं, तो आजकल बहुत सारे मेडिकल एडवांसमेंट्स हो चुके हैं, आईवीएफ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस तरीके की चीज़ों में हेल्प कर देती हैं। तो थोड़ा-सा यहाँ पर कॉमन सेंस लगाने की भी ज़रूरत होती है, जो बाकी काफ़ी 36 गुण मिलाने वाले नहीं लगाते। सो इन सारे पैरामीटर्स पे मैं एक मैच मेकिंग करता हूँ और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। बाकी आप भी मेरे को बताइए कि ये 36 गुण वाला जो चक्कर है, इससे रिलेटेड आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं? क्या कोई बैड एक्सपीरियंस आपने देखा जहाँ बहुत सारे गुण मिलते थे बट शादी नहीं चली? मुझे पता है ज़रूर कोई ऐसा केस होगा, और कई लोग होंगे जिनके बहुत कम गुण मिलते थे और वो आज की डेट में एक बहुत ही हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे हैं। ऐसे भी एक्सपीरियंसेस आपके साथ होंगे। तो एक सवाल पूछिए अपने आप से और समझने की कोशिश कीजिए कि कौन सा तरीका ज़्यादा सही है कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए और कुंडली मिलाने के लिए। सो आई होप आई मेड सेंस। अच्छा लगा हो तो बताइएगा, बाकी इसी पे मैं छोड़ता हूँ इस टॉपिक को। थैंक यू।